खुशामदीद। इस वक्त मेरे साथ सईद तजम्मुल जुड़ चुके हैं। सईद तजम्मुल को कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। कई साल तक ये सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता रहे। कई साल तक प्राइम टाइम शो कई सारी बड़ी बड़ी चैनल्स के साथ होस्ट करते थे, लेकिन आज जो है सहाफ़त को खैराबाद करके सियासत में कदम रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, सहाफ़त में कई साल तक रहें, सहाफ़त को खैराबाद क्यों कह रहे हैं इस वक्त, जबकि जम्मू कश्मीर को अच्छे सहाफ़ियों की ज़रूरत थी और आप जो हैं सियासत में कदम रखा है? बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब आपका और QNS का। ये वो इदारा है जो अपनी करियर का आगाज़ जब हम केबल टेलीविज़न चैनल से करते थे तो इनके बल्क SMS आते थे जी। और आहिस्ता आहिस्ता तरक्कियाँ हुई और आज आपके सामने QNS एक बड़ा इंस्टीट्यूशन लेकर हमारे सामने है और आप जैसे नौजवान इसके साथ जुड़े हैं। मुझे लगता है कि ये एक, अगर मैं नहीं चला जाऊंगा तो आप कैसे आएंगे मेरी जगह जहां मैं कल तक था। ये दुनिया की परंपरा है, दुनिया की रस्में हैं कि एक सीनियर सियासतदान रिटायर हो जाता है, चाहे उसके ज़ाती मामलात हों चाहे वो सियासी मामलात में हों। इसी तरह से सहाफ़त में भी राइटर्स, ब्रॉडकास्टर्स, कमेंटेटर्स ये आएंगे जाएंगे। और जिस तरह से खालिद लतीफ़ आज भी BBC के लिए अब उसका सोशल मीडिया हैंडल आया है, जब हम उनको देखते हैं मुझे याद है वालिद साहब की याद मुझे आती है। वो रेडियो कानों से लगा कर खालिद लतीफ़ साहब का सहरबिन सुनते थे BBC। और इसी तरह से नेमा महजूर साहिबा रेडियो कश्मीर से, अब्दाल जी, अशफाक साहब, गमगीन साहब, तला साहब, ये कितने ही आए और दूसरे फील्ड में जाने लगे। अब चूँकि आपने कहा कि आपने सहाफ़त को बिल्कुल बंद किया, आई एम नॉट सीज टू बी जर्नलिस्ट। आज हैं कल सियासत में है, सियासत में भी मुझे यही काम है। एक तो इलेक्टोरल वार्ड्स में जाना है जहाँ आप कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के पास जाएंगे, क्या पता वो आपको कितना समझ लेंगे, आप उतना कितना उनकी तवक्कात पर उतरेंगे। बैक टू स्क्वायर वापस आके जीत के दोबारा पैनलिस्ट के तौर पर आएंगे और पार्टी की बात रखेंगे और एक स्पोक्स पर्सन की हैसियत से पार्टी के लाइन्स पे बोलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सन चैनल की, केबल टेलीविज़न चैनल के नशरियात एक बहाना था अल्लाह को, और शायद उसके बाद और बेहतर रास्ते आए और आपके सामने जी नेटवर्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुलिस्तान, भारत 24, रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात, ESPN स्टार स्पोर्ट्स में कमेंट्री ऑडिशन, ये चलता रहा। और एक वक्त आया कि जब मुझे इससे थोड़ी देर के लिए जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, लेकिन सहाफ़त जो है वो मेरे साथ है और मैं सहाफ़त के साथ हूँ। आपसे जाने की कोशिश करूंगा, चूंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा की जमात यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ आप मुंसलिक हुए हैं, क्या डिसीजन रहा, कि क्या आपकी सोच विचार रही जिसको लेके आपने जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामा? हालांकि कई सारी सियासी जमातें हैं जो काम करती हैं, अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन उनके साथ मुंसलिक होने के बजाय आप महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ मुंसलिक हुए। देखो, एक घरेलू रिश्ता है, एक बड़ा क्लोज़ रिश्ता है। मैंने इनको सियासत में बड़े करीब से देखा है, ख़ुद सियासत में नहीं आया। हालांकि इससे पहले जिस तरह से बाजी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 3-4 से कोशिश कर रहे थे, 3-4 साल से ये आ जाए। मैं भी अपने जो सहाफ़त का ये जो हम में क्या नाम है, एक नशा होता है, एक पैशन है और एक डेडिकेशन है, शायद मैं उससे अलग नहीं कर पाता था ख़ुद को। लेकिन PDP ही क्यों? PDP सिर्फ इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, BJP सभी पार्टियां, कौमी और उसके बाद रीजनल पार्टीज़ जो है वो मकामी पार्टियां जो हैं, इलाकाई पार्टियां, सब में अच्छी लीडरशिप है, सब में अच्छे लोग हैं। लेकिन आपको पार्टी का नज़रिया पढ़ना होगा कि मैं जिस पार्टी के साथ जा रहा हूं उसका नज़रिया क्या है। और उसके बाद आपको शायद आपके इल्म में होगा PDP एक बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ रही है सहाफ़त के लिए। हमें जम्मू कश्मीर में सहाफ़त की आज़ादी का हक़ जो है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा मुफ्ती ने दिलाया अपने वक्तों में। और उससे पहले जो सरकारें थी वो कभी भी कान भी खींचते थे और बड़ा कुछ मुश्किल दौर भी देखा। लेकिन PDP का रोड मैप देखिएगा, आपके फिरदौस अहमद टाक साहब सहाफ़ी थे, MLC हुए, उसके पास वोट बैंक नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा राइटर था और जम्मू से था, किश्तवाड़ से था और लैंड किया MLC के तौर पर। उसके बाद निज़ामुद्दीन भट्ट साहब उस वक़्त के ETV में हुआ करते थे हैदराबाद में, लैंड किया, MLC बने, कोई वोट बैंक नहीं था, कोई राजनीति में उसको नहीं जानता था। वहीदुर्रहमान पारा साहब आखिरी असाइनमेंट ANI और हमारे लोकल मारूफ इंग्लिश डेली एक है उसके साथ रहे, लैंड किया और सीधे वाइस चेयरमैन बन गए, सीधे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल बन गए। बशारत बुखारी साहब ब्रॉडकास्टर थे, जर्नलिस्ट थे, लैंड किया, सीधा उन्हें पहले MLC बनाया, बाद में MLA बनाया, बाद में मिनिस्टर बनाया, कौन सा, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर बनाया।
मुझे लगता है कि इसी तरह से शौकिया तौर पर कुछ सहाफ़ी थे, जैसे नईम अख्तर साहब, एक फैबुलस राइटर जिन्होंने लैंड किया, मिनिस्टर बने, MLC बने। देखिए ये एक रास्ता है जो PDP नौजवानों को देना चाहती है, और पहला फाइनेंस मिनिस्टर श्रीनगर से आया, और यंगेस्ट पॉलिटिकल करियर डेब्यू में जब आप देखते हैं एजाज बची साहब MLA हुए, पार्टी के एजेंडे से बने। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और नज़रियाती सियासत में अगर आप देखेंगे तो मैंने PDP का ही रुख क्यों किया, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में मेरे पास जब मैं सहाफ़ी हुआ, जब मैं स्पोर्ट्स कमेंटेटर के बाद, स्पोर्ट्स पैनलिस्ट के बाद करंट अफेयर्स में आया, तो मुझे लगा कि मुझे इनके पास सुनने को बहुत कुछ है। ये चाहते हैं कि पानी के वसाइल पर हमारा काबू हो, बिजली के प्रोजेक्ट्स पर हमारा काबू हो, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में तमाम मसाइल हल निकाला जा सकता है, असम्बली या अपोजिशन की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है, असम्बली में कवानीन, तरामीम, और उसके बाद जब आपकी बिल्स आती हैं, जब आप वक्फा सिफर के दौरान बहस व मुबाहिसे में जाते हैं, तो यकीनन PDP की आवाज़ थी कि अपोजिशन को सुना जाए। हालांकि वो कम ही वक्त मिला PDP को हुकूमत साजी का, कांग्रेस के साथ 2.5 साल, मुफ्ती साहब अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, और महबूबा जी के साथ, मुफ्ती साहब के साथ फिर भाजपा में 3 और 3.5 साल ही मिले। ये जो लोग कहते हैं कि मुफ्ती और ख़ानदान, शेख ख़ानदान, गांधी ख़ानदान, ये गलत है फ़लसफ़ा। पहले फ़लसफ़े को निचोड़ देखना है। मुफ्ती ख़ानदान ने कितने साल हुकूमत की, कांग्रेस के साथ 2.5 साल, श्राइन बोर्ड एजुटेशन हुई, खेल ख़त्म। उसके बाद BJP के साथ मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ, बड़ा नुकसान हुआ जम्मू कश्मीर को, एक मोतबर और ईमानदार सियासतदान का इंतकाल हुआ, और उसका खिला अभी भी है। महबूबा मुफ्ती साहिबा आई, उन्होंने जमात इस्लामी के दिफा के लिए बात की, एमनेस्टी स्टोन पेंटर्स के लिए 11,000 की बात की, गिलानी साहब के घर तक, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घर तक उन्होंने पार्लियामेंट डेलीगेशन को लाया। लेकिन उसके बाद जो सियासी वजूद था, अंजानी दिनेश्वर शर्मा जी इंटरलोक्यूटर आए, वो कब आए, वो क्यों आए थे? यहाँ तो वज़ीर आला है, वहाँ तो वज़ीर आज़म है, वो आए थे जम्मू कश्मीर के मसले को सुनने। ये सारी अचीवमेंट्स हैं जिनको देखकर जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मुस्तकबिल है, सख्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, गुर्बत भी है, सख्तियाँ भी है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, लोग पार्टियाँ छोड़कर चले गए, वो लोग जो लीडर बन गए, कल तक आम लोग थे, लोकसभा पहुँचे, राज्यसभा पहुँचे, MLC बने, MLA बने, वाइस चेयरमैन बने, हारने के बावजूद। जब इस पार्टी में इतना ज़्यादा स्कोप आपके लिए है, तो मेरे पास इसका मतबादल अल्टरनेट कैसे दूसरी पार्टी हो सकती है। और नज़रियाती तौर पर PDP में जब ये नई पौध आई, इल्तिजा मुफ्ती आई, वहीदुर्रहमान परा ने चार्ज संभाला, और सुहेल बुखारी साहब का नाम हम भूल गए। जब हम जर्नलिस्टों का जिक्र करते हैं, रेप्यूटेड इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे काम करने वाले सुहेल बुखारी साहब पहले वज़ीर आला, पहली खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के मीडिया सेक्रेटरी बने, सलाहकार बने, तर्जमान आला, चीफ स्पोक्स पर्सन बने। यहाँ तो चीफ स्पोक्स पर्सन बनने के लिए आपको सनद दिखानी होगी कि मैं जी रिवायती तौर पर इस पार्टी से हूँ। और मुझे बड़ा शुक्र है आपके इस चैनल का फ़ायदा उठाते हुए कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुझे पोजीशन दी, एक तरफ ज्वाइन किया, एक तरफ मैंडेट का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ अथॉरिटी लेटर दी, और तीसरी तरफ कैंडिडेट्स के नामों में मेरा सीरियल नंबर 14वां था। और गालिबन ये मुझे लगता है कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी। अब मैं शुमाली कश्मीर के लोगों से अपील करूँगा कि जिस अंदाज से आपने मुझे बचपन में शायद जन्म लेने के बाद कुछ साल देखा, उसके बाद मेरा आना जाना नहीं रहा, सिर्फ श्रीनगर में ही बसे, यहीं रहे, मुझे लगता है कि बैक टू रूट्स, और मुझे अब वहाँ जाकर लोगों से वोट मांगने का मौका मिलेगा, और शायद इन बरसों की जो दूरियां थी वो दूर हो जाएंगी। सर आपसे जाने की कोशिश करूंगा, चूंकि आपने माजी पे भी नज़र डाली, माजी के हालात पे, बहुत सारे सहाफ़ी आए, सियासत में उन्होंने कदम रखा, लेकिन यहाँ पे आपसे जाने की कोशिश करूँगा, जब 2019 के बाद PDP से कई सारे अफराद निकल गए, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती के सामने जो, यानी कि उनके सामने जो टोला था, उनका कुछ लोगों का ये कहना था कि हमसे महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती थी कि ये आप ही PDP हो, लेकिन आज उनमें से बहुत सारे अशखास जो हैं वो निकल रहे हैं, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन किया गया, वो डिज़र्विंग थे, उन्हें मैंडेट हो चाहिए। मैंडेट्स राइट, देखिए एक DDC कैसे MLA हो सकता है, मुझे जस्टिफाई करें आप। PhD ने इलेक्शन लड़ा इकट्ठे, एजाज साहब बन गए DDC, डॉक्टर हरबख्श साहब बन गए DDC। जब कहना बड़ा आसान होता है, मैं अभी मेरे साथी हैं, इनको मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा जनाब लेट आए, दफ्तर क्यों नहीं आए, लेकिन मैंने जानने की कोशिश की कि ये घर में कोई बेकार बैठा था क्या, कोई परेशानी तो नहीं थी। PhD ने मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैपिटल पे, त्राल में, पुलवामा में, राजपुरा में, कुलगाम में, अनंतनाग में कोई DDC बना। ये किस वोट से बना, इसको किस पार्टी ने बनाया? DDC का अभी कितना टर्म बचा है, 2.5 साल, कितने करोड़ रुपए इसने खर्च करने हैं? हाउ कैन ए DDC बी ए कंटेस्टिंग कैंडिडेट व्हेन ही इज ऑलरेडी इलेक्टेड? और किन हालात में बना है?
अब वो वहाँ से छोड़ कर जाएगा, अगर इलेक्शन जीता हारा नहीं जीता तो उसके बाद उस डीडीसी के फंड्स का क्या हाल होगा। एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो सकता है, कई मौक़ों पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैंडिडेट हो जाता है, लेकिन कई मौक़ों पर वहाँ नया उम्मीदवार होगा और वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमएलए कंटेस्टिंग कैंडिडेट एमएलए बन के उसके अंडर है। जिस तरह से मुझे शेख नज़ीर साहब के वक्त में हमारे श्रीनगर के जो हफीज़ साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनकी चिट्ठी चलती थी। बांडीपोरा में पीर साहब की चिट्ठी और ताहिर साहब की चिट्ठियाँ चलती थी, नाज साहब की चिट्ठियाँ चलती थी, तोती बोलती थी, क्योंकि पार्लियामेंट असम्बली भेजने तक पार्टियां जिम्मेदार होती है। मुझे लगता है एक चीफ स्पोक्स पर्सन आपको पार्टी बना रही है, उसके बाद टिकट दे रही है। आपने कहा कि लेजेंड लीडर छोड़ के गए वापस आए, और कुछ लोग ने प्रायश्चित किया, तौबा किया, शायद उन्हें एहसास से कम गलतियां हुई अपनी गलतियों का, और जो शख्स दूसरे की गलती को समझने के बाद उसे माफ़ ना करे, शायद वो भी इंसानियत के काबिल नहीं होता है। अब जब कोई शख्स डीडीसी बना, चीफ स्पोक्स पर्सन बना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल, सोहेल हमारे बीच ताल्लुकात घरेलू हैं, बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर हरबख्श, वी हैव बीन टुगेदर सिंस 20 ईयर्स। एक आखिरी आस थी कि शायद, और नईम अख्तर साहब जब वजीर थे तो उनको पीआरओ बनाया था, अगर आपको जहन में होगा थोड़ा, डॉक्टर हरबख्श को, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे आरएनबी हो। और क्या दे सकते हैं पार्टियां ये देने के बाद आप कहते हैं जनाब मैं डीडीसी नहीं बनूंगा, मैं दूसरी पार्टी लाऊंगा। एक और पार्टी आई है जिसका रेंज बहुत ज़्यादा है। अब अल्लाह ने चारा क्या करना था, वो पार्टी आई थी, वो एक नफरी पार्टी है, उसका एक नुमाइंदा लाखों लोग ले गया, अपने साथ जीत गया। अब एक नफरी पार्टी को तो 90 नफरी चाहिए ना, वो कहाँ से आएंगे रातों रात। 15 से 20 दिन इलेक्शन में रह गए। अब उस एक नफरी पार्टी को भी अल्लाह ने चारा किया, बेहतर किया, और उनके मुश्किलात अल्लाह हल करे। वो बहुत जल्द घर में अपनी फैमिली को ज्वाइन करे। बड़े करीबी दोस्त हैं अजीज़ रशीद साहब, अबरार साहब, बड़े घरेलू ताल्लुकात हैं उनके साथ। मुझे लगता है कि एक डीडीसी, एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट में फ़र्क तो रखें। एक कैंडिडेट जो असेंबली में बोलने के अहल हो, जिन्हें कवानीन का पता हो, जिन्हें कट मोशंस का पता हो, जिन्हें वक्फा सिफर का पता हो, जिसे ज़ीरो आवर कहते हैं, जिससे प्राइवेट बिल का पता हो, जिससे असेंबली और अपर हाउस का पता हो, वो शायद मेरिट डिजर्व करता है असेंबली जाने का। दूसरा बंदा है, ये बड़ा बहादुर हो सकता है, ये जिम जा सकता है, ये बड़ा रोबदाब झाड़ सकता है। तीसरा बंदा उसको मोटिवेशन अच्छा होता है, मोटिवेशनल स्पीकर। ये अलग अलग किरदार अल्लाह ने पैदा किए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता है। डीडीसी चेयरमैन बनते बनते वो तो वज़ीर ममलिकत का दर्जा है ना, आप छोड़ के जाएंगे। मैं वो मुफ्ती साहब ने थोड़ी कहा मत छोड़ो। अच्छा सर, कई सारे सवालात हैं, चूँकि वक्त बड़ा कम है, यहाँ से नमाज का भी वक्त हो रहा है, आपसे जानने की कोशिश करूँगा। चूँकि अलायंस की जब बात हो रही है, पीडीपी चूँकि इंडिया अलायंस की पार्टनर है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडलाइन ज़रूर किया गया है पीडीपी को इस ग्रैंड अलायंस के साथ जुड़ने में। हालांकि महबूबा मुफ्ती साहिबा का ये साफ तौर पे कहना है कि अगर मंशूर में कहीं ना कहीं ख़यालात मिल गए तो वो ज़रूर जुड़ना चाहेंगे माफ़ी चाहूँगा एनसी और कांग्रेस के साथ। तो इस हवाले से आपसे जानने की कोशिश करूँगा, साइडलाइन कहीं ना कहीं पीडीपी इस वक्त की जा रही है, क्या वजूहात है? देखिए, एक वक्त अच्छा आता है, एक वक्त बुरा आता है। एक जब हम अपने वालिदैन की तरफ देखते हैं तो बड़ी मेहनत मशक्क़त करके हाथ पकड़ पकड़ के हमें स्कूल तक लेके गए और मुश्किल माहौल में पढ़ाया। एक वक्त आता है ये बच्चा आईएएस कर लेता है, मिनिस्टर बनता है, केएस बनता है, और शायद भूल जाता है वो हालात जो बाप ने सख्तियाँ उठाई थी। मुफ्ती साहब ने इस पार्टी को बनाने के सख्तियाँ उठाई हैं। 40 साल तक इलेक्ट होना पड़ा, 40 साल तक। और महबूब मुफ्ती ने गाँव शहर कस्बों में जाकर गर्मियाँ जम्मू में, सर्दियाँ कश्मीर में गुजारी, इस पार्टी को बनाया। इस पार्टी ने उसके बाद उन मेम्बरान को राज्यसभा पहुँचाया, और उसके बाद काउंसिल पहुँचाया, और उसके बाद वो लोग चले गए। फ़ायदा किसका, नुकसान किसका है, वो आपको पता चलेगा। लेकिन वो पार्टियों में गए, जैसे पार्टी में जाते हैं वैसे गए, वापस आए। आज वापस आना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने अपनी तहरीरात में बारहा लिखा, बहुत सारे कई लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ भी लिखा। मैंने कहा फ़लानी साहब भी आना चाहते हैं, फ़लानी साहब का। एक साहब के साथ तो मेरी तकरीबन 2 इंटरव्यू में हुई, लेकिन वो परसों ज्वाइन कर रहा है। मैंने 1 साल पहले बताया था कि आपको लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है मुफ्ती साहब ने खून पसीना बहा के अपने घर को, तकरीबन अपने घर को बनने नहीं दिया, आपके घरों को बनाया। आज आप देख लीजिए, जब आप मुफ्ती साहब, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का आप ये देखते हैं, एफिडेविट देखते हैं, कहाँ है दौलत, कहाँ है अंबार, कहाँ है घर, कहाँ है गाड़ियाँ। और जिन लीडरान के बारे में आपने जिक्र किया, वो तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ की गाड़ी से नीचे ही नहीं आते हैं। उन लोगों ने, जैसे वो हमारे रिपोर्ट कार्ड होता था मार्केट शीट वाला, उसमें मार्केट शीट में पीडीपी को कितने मार्क्स दिए थे, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। अरे नज़रियाती तौर पर आपने 35 से 370 के दिफा के लिए इलेक्शन इकट्ठे लड़ने का एक प्रोग्राम दिया था लोगों को। कल तक आपने कहा यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ना है, आज कहते हैं यूटी ही सब कुछ है।
मुझे लगता है कौल फ़ैल में तज़ाद है और हम इंडिविजुअलिटी में नहीं जाएंगे। मुझे यकीन है कि एनसी और जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है ये एक ही राह के मुसाफिर हैं। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपने कहा बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो सहाफ़त के शोबे में आए हैं, और जब हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करते हैं तो सहाफ़ियों के साथ बड़ा क्लोज़ कनेक्शन रहा है, और सहाफ़ियों को प्लेटफॉर्म देने में, उन्हें अपनी आवाज़ रखने में या उन्हें जो है फ्रीडम प्रोवाइड करने में बड़ा एक रोल रहा है। वहीं पे आज के हालात में जब हम बात करेंगे तो क्या कुछ ऐसे जो हैं चीज़ें सहाफ़ियों के लिए की जाएंगी जिससे कि जब सहाफ़ियों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो आसान हो जाए? महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये बिल्डिंग प्रेस क्लब को दी थी, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने इस इलेक्शन मंशूर में लिखा प्रेस क्लब वापस दी गया। ये बात अलग है कि और भी बिल्डिंगें हुई। प्रेस क्लब का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखने का क्या मतलब है कि सहाफ़त के इस किरदार को बचाया जा सके, इनके मामलात को देखा जा सके। और मुझे लगता है कि जिस वक्त आपने देखा कि एक वक्त में रेडियो सुनने पर भी जो गरम गरम आलू थे वो मुंह में डाले जाते थे, एक वक्त में सरहद के उस तरफ की मखालिफ सिमत से जो आवाज़ आ रही थी उसको सुनने पे शायद PSA लग जाते थे। और मुझे लगता है कि जिस वक्त PDP आई, एक नया कंसेप्ट था, उनकी मजबूरी भी थी, अल्टरनेट नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, बनने की कोशिश कर रहा था, सहाफ़त को मौका मिला, अच्छा मौका मिला। और हमारे रिवायती जो रूट थे, जो सहाफ़त के मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफार्म्स थे, उन्हें बहुत मुश्किल हालात में या तो उस वक्त गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा, दोबारा खोलने के लिए उन्हें कभी सोच नहीं की। अब जब आपके जम्मू कश्मीर में जब आप इस पार्टी को देखते हैं तो मुझे लगता है कि सहाफ़त के लिए एक बड़ा सेफ पैसेज है। और आगे चलकर मुझे लगता है अगर मैं सियासत में गया और सहाफ़ी अब मैं बिल्कुल नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सहाफ़त इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बाद दोबारा करने जा रहा हूँ। इस इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का चैप्टर जो है वो 1 महीने तक है, जीतने की सूरत में असम्बली पहुँच जाएंगे और उसके बाद आपके TV डिबेट्स, टेलीविज़न शोज़ और आपके इस बड़े नए हुकअप को भी हम आपके साथ चलेंगे। मुझे लगता है कि आपको हमारी और हमें आपकी जो आराएँ होंगी वो मुश्तरका नहीं हो सकती, मुख्तलिफ हो सकती हैं, बट एक प्लेटफार्म पर हम दोबारा सियासी आवाज़ और बाकी मसाइल पर बात करेंगे। आखिर में आखिरी सवाल जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा, चूँकि बहुत सारे लोगों का ये शायद इल्ज़ाम है कि PDP जो है वो हुर्रियत की भाषा बोलती है, लेकिन वो मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल ये है कि कई सारी हुर्रियत लीडर्स जो हैं अब इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस में उन्होंने कोशिश की थी कि आने की, हालांकि कल ही सरजान बरकती का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ, जिसमें महबूबा मुफ्ती साहिबा का एक ट्वीट भी आया था। लेकिन हुर्रियत लीडर्स कई सारे जो है मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, तो उस पर आपके क्या सोच विचार है, आपके क्या ख्याल है? देखिए, आना चाहते हैं, मुफ्ती साहब लेके आए थे, लोधी साहब से शुरू करें, मैं कितने नाम गिनाऊं जो कल तक पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा था मुखालिफ सिमत से और PDP से MLC बन के उन्हीं के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा था। इलेक्शन लड़ने के बाद मुस्तफ़ी हुए, उनको भी मेन स्ट्रीम में मुफ्ती साहब ने लाया। मैं बहुत सारे नाम गिनाऊँगा जहाँ मुफ्ती साहब ने जमात, हुर्रियत और जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपना व्यू पॉइंट डिफरेंट रखते थे उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया। और ये 2024 में आज की सरकार है, जिस सरकार केंद्रीय सरकार सोचती है इन्हें आना चाहिए, मुफ्ती साहब लेके आए। और मुफ्ती साहब का नज़रिया 2024 में आपको दुरुस्त मिलेगा कि वो जो कहते थे जमात को आना चाहिए। और मैंने एक बार पूछा भी था, वो मैंने कहा था एक तरफ उनका जलसा हो रहा है, वो बाइकआउट की कॉल दे रहे, एक तरफ आपका है। तो नईम अख्तर साहब मिनिस्टर थे, तर्जुमान थे, उन्होंने कहा यही तो जमहूरियत है, ये तो मुफ्ती साहब का फ़लसफ़ा है कि जो अपोजिशन आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश न करें, वो अपनी बात रखें, मैं अपनी बात रखूँगा। बहरहाल इससे नेशनलिज्म के साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपके कैद खाने तक पहुँचने का कोई खुदा न खासा हीला बहाना न बनना चाहे। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि जब आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, अवामी एक्शन कमेटी और उसके बाद जमीयत अहदिलीस, कितनी पार्टियाँ हैं जो मुख्तलिफ सोच रखते हैं, ईमान अल्लाह पे है और कलिमा पढ़ने और समझाने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्हें अपनी मर्ज़ी है आ जाएं, मेरे कहने पे नहीं, मेरे ज़ोर ज़बर से नहीं, लेकिन मुझे गिला है। उमर साहब ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब जो हराम कहते थे उसको हलाल कैसे, आप दोबारा खून खराबा देखना चाहते हैं क्या? अगर इनके बच्चे आए हैं, अगर नेक्स्ट जनरेशन, बरकती साहब की फैमिली जानते हैं वो किस मुश्किल में है, और उसकी बच्ची अपने बाप के लिए वोट मांग रही है, उससे नहीं रिहाई हो पाई, तो आपको क्या परेशानी पड़ी है? उमर साहब का जमात इस्लामी के साथ जो एक डिस्टेंस मोड पे वो बात करते थे वो आज भी कायम दायम है। और PDP को इसलिए जमात का रिफ्लेक्टर कहते हैं कि उन्हें जमात की बात की, और हो सका कि जमात ने उसके बाद बदले में आपका वोट चुकाया हो, दिया हो, कोई गलत नहीं है, डेमोक्रेसी है। और मुझे लगता है कि आपने तमाम चीज़ें कही, लेकिन अब मुझे इलेक्शन मैनिफेस्टो पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे रसोई गैस के सिलेंडर 12 मुफ्त मिलने चाहिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। हमारे 200 मेगावाट जो है, जो 200 यूनिट जो हैं बिजली
हर सारिफ को, कंज्यूमर को मुफ्त मिलने चाहिए। ये वो जानता है जो रेडी लगा कर लाल चौक में या निशात पार्क के आसपास में स्मार्ट मीटर्स के हवाले से कितनी प्रोटेस्ट भी देखे, कितने प्रोटेस्ट देखे, और वही बंदा जानता है जिसने 200 यूनिट खर्च किए, 250 यूनिट तक उसकी बिसात नहीं है, नहीं करेगा, ब्लोवर नहीं जलाएगा, कांगड़ी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन 200 यूनिट में उसकी शायद किसी हद तक कमी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद वाटर बिल जो वाटर टैक्स से एग्जेप्टेड हो, इस पर कोई समझौता नहीं होगा पीडीपी का। और उसके बाद जमात पे बैन हटना चाहे, और उसके बाद तमाम ममालिक से तमाम रिश्तों को बेहतर करना होगा। और इसी तरह से बेरोज़गारी, पानी, बिजली, सड़क, रहबर जंगलात, रहबर ज़राअत, रहबर खेल, ये किसने दिखाया? ये मुफ्ती साहब ने रास्ता दिखाया। वो लोग, मुफ्ती साहब तो आखिरत पे रवाना हुए, लेकिन इनके अभी रेगुलराइजेशन के जो मसाइल थे वो गवर्नमेंट के पास थे। ये कोई 60,000 लोग जो थे पीडीपी गवर्नमेंट में रेगुलराइज होने थे, हुकूमत गिर गई। और भी जिस तरह से हो सके जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत करनी है, और मुझे लगता है हमारा मैनिफेस्टो तमाम तबकों के साथ बातचीत करना है। जेल इनमेट्स के हवाले से आपका क्या ख्याल आता है? हालांकि अपनी पार्टी की जानिब से भी कहा गया था कि जेलों के में जो लोग पड़े हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जाएगी। अभी भी कई सारे अफराद कह रहे हैं कि फिर वही बात है, मुफ्ती साहब ने तो निकाल के लाया, आप तो अब कह रहे हैं कि निकालो। जब हुकूमतें बनी, यासीन साहब, शबीर साहब, नईम साहब, सहरा साहब, कितने लोग घरों तक पहुंचे थे, पीडीपी ने ये चीज़ें करके दी। और मुफ्ती साहब कहते थे, बारहा कहते थे कि जेलों में बंद रखने से आप किसी के ख्यालात को कैद कर सकते हैं, लेकिन ख्यालात बंद नहीं कर सकते हैं। ये 2024 में आप सोचते हैं कि जेलों से हमें इनको वापस लाना है, वो तो मुफ्ती साहब लेके आए थे, और यही रास्ता महबूबा जी, इल्तिजा जी और सब लोग हम जो हैं अपनाएंगे। जब भी मौका मिलेगा हम बात भी करेंगे, ट्वीट भी महबूबा जी करती रहेंगी, और हम बात भी करेंगे। अल्लाह करे कि जिनके जराइम कम है उन्हें श्रीनगर शिफ्ट किया जाए, और जिनके जराइम के लिए ट्रायल में जाना पड़ेगा, वक्त लगेगा, तब तक उनके फैमिलीज़ के इशूज़ जो हैं उन्हें इंसानी ज़ावियों से देखने की ज़रूरत है। हुकूमत आई तो यकीनन, चूँकि आपने पहले भी कहा, न PHGD रही, न इंडिया ब्लॉक में PDP है, बाहर है, लेकिन हो सका ये सब्र का पैमाना लबरेज होगा, और कल को शायद PDP जो है अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएगी। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यूथ इस वक्त आपको देख रहा है, कश्मीर की आवाम जो देख रही है? देखिए, कश्मीर का आवाम तो है ही, लेकिन सारा जम्मू कश्मीर मेरा कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन फ़िलहाल मैं एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बांडीपोरा के आवाम से, NHPC का आपका प्रोजेक्ट है, रोज़गार मिला, कितना मिला? आपके ज़मीनों के मामला जो थे वो कितना मिला, हल कितना हुआ? आपके ज़मीनों के एवज़ आपको अल्टरनेट में नौकरी मिलनी थी, मिली नहीं। हमारा नदरू है, सिंगाड़ा है, हमारा झील वुलर है, इसको नेशनल और इंटरनेशनल हुक्का पर लेने की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इल्म, अदब और आब, बांडीपोरा का जो एक विरासत रहा है, इसको नज़र लगी है, इसको और ज़्यादा बेहतर करना है। पानी बड़ा मीठा है, इसके मिठास पानी को आपको और ज़्यादा बेहतर करना होगा। और हम जम्मू कश्मीर के इस आखिरी ज़िले को, जहाँ गुरेज़ में भी हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा यूनिक है, हमारा हेरिटेज है, हमारा काला ज़ीरा है, हमारी कितनी चीज़ें हैं जिनको हम नेशनल और इंटरनेशनल मंडी में दे जा सकते हैं। मेरी मुराद है ज़िला बांडीपोरा के आवाम से कि वो मेरे हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। यकीनन आप तब्दीली पाएंगे। आप सब आएँ और महबूबा मुफ्ती के कदमों को और मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीनियर सहाफ़ी सईद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके थे, बेसाख्ता तौर पे अपने दिल की बात कही और सियासत में कदम रखने की क्या वजूहात रहे उन पर भी एक नज़र डाली। एक ख़ास वीडियो, ख़ास अपडेट आप तक पहुँचाने की पुरज़ोर कोशिश की। मैं अबरार मुत्तू हूँ, QNS के लिए श्रीनगर से। खुदा हाफ़िज़।